सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़े हैं। तो संडे का सेशन है और आज मकर संक्रांति भी है, बट सेशन ज़रूर से होगा। और संडे को थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, वैसे 9 साढ़े 9 बजे तक आपका वीडियो आपको मिल जाता है। सुबह 5 AM सीरीज़ मंडे टू सैटरडे आपकी होती है। तो आज जो एक स्पेशल इशू ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का आता है, वैसे साइंस के बाद आजकल तो रोज़ ही आर्टिकल्स आने लग गए हैं एक्सेप्ट सैटरडे। तो आज देखो ये सारे टॉपिक्स हैं। एक कंसेप्ट है पॉलन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग तो यू मस्ट हैव रेड, बट एक नया कंसेप्ट जानेंगे पॉलन डेटिंग। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड ट्रीज के बारे में, देन एंड आर्टिक सील सर्वाइवल। ये क्या है, एनिमल स्पीसीज जो होती है ना उनके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आजकल आता रहता है, तो दैट वी विल डिस्कस, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ एंड जीनोसाइड कन्वेंशन, ये डिस्कस करेंगे अबाउट द दिस एस्पेक्ट ऑफ जीनोसाइड कन्वेंशन, व्हाट बेसिकली इज जीनोसाइड कन्वेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स एक एक करके आज के न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ, और आई होप पढ़ाई का जो आप लॉस है वो नहीं करेंगे और अपना जो भी समय है उसको यूज़ करेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप में आपको पूरा जो भी कंटेंट है, जैसे ई बुक है क्वेश्चन का वो भी है, उसका पासवर्ड याद रखना 1010 करके ये पासवर्ड है। ई बुक भी पढ़िए और काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ा है वो देख लेना, और लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। आज आपका जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर्स का, उसका 13th टेस्ट है। अभी रिजल्ट मैं पब्लिश कर देता हूँ 12वें टेस्ट की, और रात को 9 बजे 9 PM को आपको टेस्ट है। तो इस टेस्ट को मिस नहीं करना है, बिकॉज टेस्ट की अभी अब आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब देना पड़ेगा। 12 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज द 13th टेस्ट जो हम लोग डिस्कस कर, मतलब जो आज आपका आएगा। तो ये करंट अफेयर्स है 2 years कवरेज, और ये इसमें अभी 50% ऑफ भी है, तो आप लोग अपना ज्वाइन कर लेना। मतलब टोटल 50 टेस्ट हैं, तो उसमें से 13th टेस्ट जो है वो आज संडे को शेड्यूल्ड है। मेंटरशिप प्रोग्राम, उसकी 2 क्लासेस हो गई। मंडे को नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा। कल अब रिव्यू क्लास बहुत अल्टीमेट हुई थी, जिन्होंने अटेंड की होगी उन्होंने देखा भी होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, और जो मैंने प्रॉमिस किया था वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और जैसा मैंने आपको कहा है कि जो जो टारगेट्स हैं उसको मीट करना है, और जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आंसर करना है। और एक भी लापरवाही या किसी भी तरीके से जो चीज़ें बोली जा रही हैं आप नहीं करेंगे। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वहाँ पे जैसे आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं विदाउट अ स्पेसिफिक रीज़न, या टारगेट्स पूरा नहीं कर सकते, तो मैंने आपको साफ साफ ये चीज़ कह रखी है कि उस कोर्स से फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये मुझे इसलिए करना पड़ेगा जिससे कि आप जो है इस प्रोग्राम के प्रति सीरियस हों। और मैंने ये भी कहा है, आप में से कईयों की कॉल भी आई कि सर मैं 25 की तैयारी कर रहा हूँ तो ज्वाइन कर लें, तो मैंने मना भी किया आपको साफ साफ। जिन्होंने कॉल किया था तो दे आर अवेयर अबाउट इट कि आई हैव सेड कि आपको ज्वाइन नहीं करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025। सिर्फ 2024 के जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो आज शुरू करते हैं। चेंजिंग एनवायरमेंट कॉज द डिमाइस ऑफ लार्जेस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट कॉज द डिमाइस ऑफ द लार्जेस्ट प्राइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये एक टॉपिक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे पॉलन डेटिंग भी है। अब जैसे जनरली अगर मैं आपको ये लाइनें लिखी हैं हम सिर्फ उतना कर लें तो वहाँ से कंटेंट नहीं निकलता। कब चीज़ें क्या है कि देखो, आपको देखो ये PDF तो मिलेगी ही सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे, और सौरभ पांडे UPSC.com पे सारी पुरानी PDF भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट कॉज द डिमाइस ऑफ लार्ज प्राइमेट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर चीज़ डेट और ये सब लिखा वो हमें नहीं करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ कंटेंट, और प्लस हमें जो एक नया कंसेप्ट इसमें समझने का है वो है पॉलन डेटिंग के बारे में। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो देखना है कि जो एक लार्ज प्राइमेट है, जो एक बहुत बड़ा जाइंट एप मतलब जो बंदर के उससे है, तो यहाँ पे कहा गया कि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अडाप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो स्पीसीज़ है, क्योंकि देखो बाहरी जलवायु परिवर्तन बहुत समय पहले हुआ था, और उस वजह से ये जो लार्ज नोन प्राइमेट है, एक जाइंट एप है फ्रॉम चाइना, तो आप ये कह सकते हैं दे वे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव आपके नहीं कर पाए थे। तो इसका नाम क्या था, दैट इज़ गिगैंटोपिथेकस ब्लैकी करके नाम था, ठीक है। गिगैंटोपिथेकस ब्लैकी, ये क्या है, इट वॉज ए स्पीसीज ऑफ ग्रेट एप फाउंड इन चाइना। 2 मिलियन से लेकर 330,000 इतने साल पुराना ये आपका था, लाइक 2 मिलियन एंड 330,000 ईयर अगो की अगर हम बात करें, तो इतना जो है ये पुराना वी कैन से मतलब समय ये आपका रहता था। और बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस इट वाज नॉट एबल टू सर्वाइव, ये चीज़ आप कह लेते। तो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट सपोज आपका अच्छा ये कंटेंट कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो चलो एक तो प्रीलिम्स के लिए तो है ही, चलो ये स्पीसीज न्यूज़ में थी तो ये किससे रिलेटेड है, तो एक तो कंटेंट ये आपके लिए बन गया। लेकिन एक चीज़ ये भी है, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज हाउ इट कैन इफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट कर सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज स्पेसिफिक कंटेंट। तो बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो दैट यू शुड नो, दैट यू शुड नो। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल के रूप में कोट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से कंसेप्ट आता है दैट इज़ द पॉलन डेटिंग। अब इसमें आप सर्च करोगे ना तो आपको 20 मिनट तो सर्च ही में लग जाएगा कि अच्छा ये पॉलन डेटिंग टॉपिक क्या है। जिसमें आप स्पेसिफिक देखोगे तो एक पॉलन डेटिंग टेक्निक भी इस्तेमाल की गई है इस सब को कंक्लूड करने के लिए। अब हमें जानना है कि पॉलन डेटिंग क्या है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लो ये पूरी जगह है, ठीक है, जैसे मान लो ये समुद्र है, ये जंगल है। अब पॉलेंस क्या होते हैं कि पॉलेंस बेसिकली जो भी पौधा होता है उसमें फूल होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये फ्लावर है और ये फ्लावर है आपका, और फ्लावर्स में ये एंथर होता है और इसके ऊपर पॉलेंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो जैसे आपने थोड़ा सा भी देखा होगा, फूल देखा होगा, तो जैसे ये फ्लावर्स है और इसमें ये एंथर है, फिलामेंट और एंथर, और इसमें पॉलेंस प्रेजेंट होता है। मतलब एंथर फिलामेंट है इस टाइप से और इसमें जो है ये पॉलेंस प्रेजेंट होता है। तो जो भी ये पॉलेंस है, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पॉलेंस, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पॉलेंस, ये पॉलेंस जैसे मान लो इस रीजन में प्रेजेंट है तो धीरे धीरे क्या डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं। कभी जो रॉक है, मान लो ये रॉक है, इस पे पड़ गए आके, तो अगर आसपास बहुत अधिक पौधे हैं तो पॉलेंस भी ज़्यादा होंगे। पॉलेंस अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होता है कि इसी चीज़ को निकाल के आज, मान लो आज का समय हम देखते हैं तो आज से 1000 साल पहले भी किसी, मान लो जो पॉलन ग्रेन है वो किसी रॉक के नीचे दब जाए या काफ़ी समय तक उसका कुछ ना कुछ कंटेंट प्रेजेंस रहेगा, तो फिर उसको निकाला जाएगा और फिर उसको स्टडी किया जाता है। तो ये जो तरीका है इसी को हम बोलते हैं पॉलन डेटिंग। तो जैसे मान लो जिधर ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्टेशन है, वहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ नहीं है वहाँ कम होंगे। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में प्लस वेजिटेशन के बारे में पता चल जाता है, क्लाइमेट के बारे में पता चल जाता है, कितने समय पहले की बात है वो पता चल जाता है। तो ये जो तरीका है इसको हम पॉलन डेटिंग बोलते हैं। देयर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज पॉलन डेटिंग। पॉलन डेटिंग इसकी इसी शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। सो पॉलन डेटिंग देखा जाए तो ये क्या है, कंपेयरिंग द पॉलन जोन्स इन डिफरेंट रॉक लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा। तो जो पॉलन जोन्स हैं उनको कंपेयर करना, ठीक है। जैसे डिफरेंट जो रॉक है, अगर आप रॉक की बात करें तो जो रॉक की लेयर्स हैं डिफरेंट, या फिर स्ट्रेटा है, उसमें बहुत सारे जो आपके पॉलन जोन्स हैं, बहुत सारे जो पॉलन जोन्स हैं उनको स्टडी करना, ये आपका पॉलन डेटिंग के अंदर किया जा सकता है। तो जो भी पॉलन है, पॉलन जोन है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, प्लांट की स्पेसिफिक, जैसे मान लो पॉलन ग्रेन है ना, उससे पता चल जाएगा कि प्लांट की कौन सी स्पीसीज है, और प्लांट की स्पीसीज के बारे में भी जानकारी। आज से सपोज करो कोई प्लांट बहुत पहले पाया जाता था, तो अगर उसका पॉलन है तो उसका आइडिया लग जाता है। तो इससे काफ़ी अधिक जानकारी मिल पाती है कि ये जो है स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ द प्लांट से जो है वो रिलेटेड है। और फिर इससे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ था, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से होता है, लैंड का इस्तेमाल कैसे हुआ करता था, ये सारी जानकारी है। प्लस स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, फिर कई जो कॉमन अनकॉमन पॉलेंस हैं उनके बारे में जानकारी जो है हमें मिल पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सटेंशन रिस्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज। यहाँ पे भी ये अब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और उस कंटेक्स्ट में भी इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। तो ये ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस, देखो ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की मैं स्पेसिफिक एक मैगजीन भी लास्ट 3 ईयर से पब्लिश करता हूँ, जिनको नहीं पता है तो या तो आप gesreporter.com वेबसाइट पे भी पुरानी मिल जाएंगी, सौरभ पांडे upsc.com पे आपको पुरानी मैगजीन मिल जाएंगे। एटलीस्ट 1 या 1.5 साल का आपको करना है 2024 की अगर आप तैयारी करो तो जितना भी ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के एडवांस टॉपिक्स हैं उस मैगजीन में कवर्ड है। तो वो मैगजीन भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो नवंबर की पब्लिश होगी, अभी दिसंबर में काम चल रहा है, तो वो आप लोग फिर ज़रूर से इस मैगजीन को गो थ्रू हो जाना। तो यहाँ पे देखते हैं, अ कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस जो है ट्री स्पीसीज़ का अक्रॉस अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज़ का, तो उसमें स्टडी की गई है लाइक ट्री स्पीसीज़ कंजर्वेशन जो स्टेटस है, जैसे कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस है जो ट्री स्पीसीज़ का अक्रॉस अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज़, वो रिवील करता हाई एक्सटेंशन रिस्क की बात की गई। तो मतलब जैसे मान लो जो अटलांटिक फॉरेस्ट है उसमें जो स्टडी किया गया है, तो उसको स्टडी के बेसिस में कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, लाइक जिसमें हम कह सकते हैं कि जो ट्रीज़ हैं उनके कंटेक्स्ट में चीज़ बोली गई है कि देयर इज़ हाई एक्सटेंशन रिस्क, ठीक है। एक्सटेंशन रिस्क बहुत अधिक है, मतलब स्टडी के बेसिस में कि ट्रीज़ की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिसमें उनके हाई एक्सटेंशन रिस्क है, लाइक 4950 ट्री स्पीसीज़ लिविंग इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। लाइक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आगे हम डिस्कस करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप समझ लो जैसे अलग अलग ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बायोलॉजिकली बहुत रिच होता है, मतलब बहुत बायोडाइवर्सिटी भी होता है बट थ्रेटेंड भी होता है। तो मान लो किसी भी जगह को अगर आप
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसीडर करते हो तो उसमें लगभग 1500 प्लांट्स होने चाहिए जो उस जगह ही पाए जाते हैं। हाई परसेंटेज जो प्लांट लाइफ वहाँ पाई जाती है। प्लस दूसरा क्या होता है कि इसमें एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि उसमें वी कैन से कि थ्रेटन्ड भी रहता है। तो ये दो क्राइटेरिया, एक तो 1500 वस्कुलर प्लांट एंडेमिक उसी रीजन के हों, और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक चीज़ ये भी आपकी हाईलाइट की गई कि देर इज़ दिस ऑल्सो, देर इज़ दिस aspect also as per which हम ये कह सकते हैं कि जो थ्रेटेंड भी हैं दे आर ऑल्सो थ्रेटेंड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इधर देखोगे तो ये अगर आप देखो तो सुंडा लैंड है, वेलेशिया है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये बहुत सारे इस रीजन में जो रेड रेड आपको दिख रहा है, जैसे इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है, माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना है, हिमालय है, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कॉकस है, इरानो एंटोलियो है, ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, कोस्टल आप देख सकते हो कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका है, मेडागास्कर है, मपूटा लैंड है, पोडो लैंड है, सुकुलेंट कारू है, गेव फ्लोरिस्टिक है, गिनिया फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन बेसिन है, ऐसे बहुत जगह है, कैरेबियन आइलैंड्स है, मैड्रियन पाइन ओक है, कैलिफोर्निया फॉरेस्टिक प्रोविंस है, मेसो अमेरिका है, टॉम्बे चौको मैगलीना है, ट्रॉपिकल एंडीज है, चिलियन विंटर रेनफॉल, वाल्डिवियन फॉरेस्ट है। तो ये सब ऐसे अटलांटिक फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, दीज आर द हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट में जैसे मैंने आपको बताया, तो इसी में एक हॉट स्पॉट जो अभी स्टडी किया गया, जो हमने बताया उसमें कहा गया जैसे अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज़ है, तो अटलांटिक फॉरेस्ट ट्रीज़ का हॉट स्पॉट अगर आप देखोगे तो ये अटलांटिक फॉरेस्ट है। तो ये देखो न्यूज़ में आ गया, जोग्राफिकल लोकेशन में भी आपके आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो है, अगर इफ़ यू विल फाइंड इट, तो इसमें ये कहा गया कि एक तो जो वस्कुलर प्लांट्स है 1500, उनका एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, मतलब इतना एटलीस्ट, इतना एक्सटेंशन नहीं, मतलब इतने एटलीस्ट स्पीसीज़ होनी चाहिए, प्लस थ्रेटेंड होनी चाहिए, तो वो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जो है उसको कंसीडर आपका किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीलिंग द वार्मथ, हाउ डू सील्स स्टे वार्म एंड हाइड्रेटेड इन द आर्टिक रीजन। आर्टिक रीजन में कैसे वो वार्म और हाइड्रेटेड रहते हैं। तो ये आपकी सील है, आर्टिक सील बोलते हैं इसको। अगर आप देख लो ना, इसका मुंह किधर गया, ये है, तो ये ठीक है, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, किसी को देख रहा है तो ये है। और अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो उसमें हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव, आखिर कैसे सर्वाइव करता है। तो ये जो सील एबिलिटी है, सील्स जो होती हैं, दे आर जो इनकी एबिलिटी होती है टू वार्म और मॉइस्चर एयर। तो जैसे मान लो सांस ये लेते हैं ना, तो सांस जब लेते हैं तो मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर इसमें होता है कि जब उसी से हीट जनरेट होती है, मतलब एबिलिटी टू वार्म एंड मॉइस्चर एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन, मतलब सांस जब लेते हैं तभी वो वार्म और मॉइस्चर एयर जो है, जो बाहरी हवा है वो उसमें कन्वर्ट होती है। और ये भी रहता है कि जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें हीट और मॉइस्चर का जो लॉस है वो भी आपका रिड्यूस होता है। जैसे अभी मैंने आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर्स पढ़ाए थे, अगर आप लोग गो थ्रू होंगे एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स, मैंने आपको पूरा 7 लेक्चर्स हैं, उसका मैराथन सेशन भी एक अपलोडेड है, देख लेना। तो उसमें मैंने ये सारा बताया था, कुछ लॉज भी मैंने आपको बताए थे कि जो बॉडी साइज़ और ईयर साइज़, नोज साइज़ उनकी कैसी होती है, तो ये हमने डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे भी देखो कि कोल्ड और ड्राई एनवायरनमेंट में एनिमल्स लूज हीट एंड मॉइस्चर जस्ट बाय ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना जो होता है, लाइक वी कैन से कि ब्रीथिंग जो होती है, उस प्रोसेस में ही एनिमल जो लॉस हीट और मॉइस्चर करता है। ज़्यादातर जो मैमल्स और बर्ड्स हैं उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स बोन होती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिलो टर्बिनेट्स, जो कि प्रेजेंट है, लाइक उनकी जो नोज़ है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और इससे क्या है कि जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जाता है, और ख़ास तौर से है ना, जैसे हीट लॉस के उसको भी रिड्यूस किया जाता है। एंड दीज पोरस बोन सेल्स जो हैं दे आर कवर्ड विथ एक टिश्यू होता है मिकोसनल टिश्यू से, जो कि ह्यूमिडिफाई करता है इनहेल्ड, मतलब ये नोज जैसे हमारे बीच में भी एक हड्डी सी है ना, कार्टिलेज होती है, ऐसे ही इनके नोज़ के अंदर ये मैक्सिलो टर्बिनाइट्स करके ये बोन प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर एक लेयर होती है, मिकोसनल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि इनहेल्ड एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, मतलब मॉइस्चर एड ऑन करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लंग फंक्शंस के लिए, और जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको रिड्यूस करने में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको याद रखना है व्हाट बेसिकली इज मैक्सिलो टर्बिनेट्स, ये एक जो बोन है इसके बारे में, तो याद रखना व्हाट बेसिकली इज मैक्सिलो टर्बिनेट्स क्या है। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस विदाउट पावर, ठीक है, देयर इज दिस टॉपिक दैट इज वी कॉल इट एज जस्टिस विदाउट पावर।
ये एक टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आर्टिकल्स अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। तो देखो संडे का यही खास बात होती है कि ऐसी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अभी कंटेंट बार लोग रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो इस पर देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि साउथ अफ्रीका ने जो है अभी इसराइल के खिलाफ जिनोसाइड का एक केस जो है दर्ज किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। अब वो क्यों दर्ज किया है वो सारी चीज़ें, बट एक चीज़ से आपको ध्यान रखना कि एक जिनोसाइड कन्वेंशन है जो नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो जिनोसाइड कन्वेंशन एक टॉपिक है। जिनोसाइड कन्वेंशन में का सिग्नेटरी इसराइल भी है और उसका सिग्नेटरी साउथ अफ्रीका भी है। तो उस कंटेक्स्ट में उसने किया, बट अब उसमें बहुत हम उसके पॉलिटिकल एंगल और उस सब में हमें नहीं जाएंगे। हमें जो काम का कंटेंट है वो देखना है। खास तौर से एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जैसे जो भी डेवलपमेंट इसराइल के अंदर, इसराइल के द्वारा गाज़ा के अंदर किया जा रहा है, तो उसमें आप ये देखो कि कॉमन जो लोग हैं जिनका लेना देना ना इधर उधर किसी से नहीं है, उनका कैसे प्रोटेक्शन करे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखो जब वॉर होती है, वॉर की स्थिति जब बनती है, तो वहाँ पे सिविलियन लॉस बहुत अधिक होता है। तो वो कैसे कम किया जा सके, ये मतलब या उसको बिल्कुल ख़त्म कैसे किया जा सके। क्योंकि जैसे बड़े बड़े जो देश होते हैं ना, उनके अपने अपने एक स्ट्रैटेजिक कुछ गोल्स भी होते हैं कि अब हम कुछ स्ट्रैटेजिक गोल्स भी अचीव करें। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल के लिए। एक तो वॉर रुकनी चाहिए, इस पर प्रयास होना चाहिए। अब वॉर देखो यहाँ है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही, कहीं और वॉर शुरू हो जाए तो ये सब स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं विश्व की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इसी युद्ध को रोकने के लिए तो हमारे पास अलग अलग संस्थाएँ हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उनके रिलेवेंस पे फिर क्वेश्चन अपने आप उठने लगता है कि यार जब युद्ध ही कर रहे हैं तो फिर आपका रोल क्या है, बन जाता है। बट अभी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली यूएन का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। और आप कह सकते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए साउथ अफ्रीका ने केस दर्ज किया है जिनोसाइड से कंटेक्स्ट में, जो इसराइल के द्वारा गाज़ा के अंदर जिस टाइप का वॉर क्राइम हुआ है उसकी वजह से। तो ये एक्यूज़ किया है इसराइल को ऑफ कॉमिटिंग जिनोसाइड इन गाज़ा। तो ये चीज़ जो है अब केस में क्या होता है वो तो आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ पे मतलब इसका जैसे सीटेड कहाँ है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ऐसे ये पीस पैलेस हेग में है नीदरलैंड के अंदर। स्टैब्लिश कब हुआ 1945 के अंदर। किसके तहत, चार्टर ऑफ यूएन के तहत है। और ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन किसका, यूनाइटेड नेशन का है। फिर क्या है, ये मल्टीलेटरल फोरम है, डुअल जुरिडिक्शन है, मतलब इसके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है और कंटेशियस जुरिडिक्शन भी है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन मतलब मान लो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, उसको कुछ ही लेवल पे लीगल ओपिनियन चाहिए तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया। और कई केस में जैसे मान लो 2 देश एग्री करते हैं और केस दर्ज होता है और कहते हैं कि जो है जो भी जजमेंट होगा हम उसको मानेंगे, तो उस केस में भी जो भी ऐसे इश्यूज़ पर भी जुरिडिक्शन आईसीजे का बन जाता है। और तो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इज़ प्रोवाइडिंग लीगल ओपिनियन, जो भी मैटर यूएन की ऑर्गन से स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज है यूएन के, उनके द्वारा रखा जाता है। और दूसरा जो है जो कि डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, जिसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम्स कमिटेड इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। मान लो कोई क्राइम कमिट किया गया है और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, जैसे इंटरनेशनल लॉ का एग्जांपल है जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ऐसे कई सारे लॉज हैं। तो उसमें है आईसीजे का इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पहले जो था वो उसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। और फिर जो भी मतलब दोनों वॉर के बीच में मतलब जो वॉर की स्थिति थी उसमें इसका जो रेलिवेंस है काफ़ी रिड्यूस हुआ, फिर उसकी जगह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि जो रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ऐसा कोई खास रोल नहीं प्ले करता है। मतलब रेलिवेंस की बात करें, मतलब अगर छोटे मोटे जो देश हैं वहाँ तो चलो उनको दबा के चीज़ें हो जाती है, लेकिन जब बड़े डिस्प्यूट्स आते हैं, जहाँ बड़े देश, पावरफुल देश इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे जो होना चाहिए था उसमें मतलब और स्कोप है देखने के लिए। देखो मेन चीज़ तो ये है कि अगर हम युद्ध तक रीच कर जाएंगे ना, तो युद्ध तक रीच करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि फिर वायलेंस और उस युद्ध का जो इम्पैक्ट है वो सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल बहुत लेवल पे होता है। आप खुद देखो ना पूरे के पूरे, अब मान लो किसी जगह पे युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे इंसान तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। उसके बाद जानवर और वो सब भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, इधर से मिसाइल उधर से मिसाइल, ये सब चलता रहता है। इस कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, 15 जजेस इस पर अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए होते हैं। और बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इनका जो है रोल होता है। इनके इलेक्शन की अगर बात करें, एनफोर्समेंट पावर की बात करें, तो जो कोर्ट का डिसीजन जो है वो लीगली बाइंडिंग है बट कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट, दे आर ऑफन डिफाइड इन द एब्सेंस ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओन। मतलब मान लो ऑल्दो लीगल बाइंडिंग तो है, लेकिन मान लो कोई नहीं अपना रहा है तो ऐसा कुछ इसका कि एनफोर्स ही कराना है तो वो सुविधा नहीं है।
वो उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसने ऑथराइज़ किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि वो एनफोर्स कर सकता है कोर्ट के डिसीजंस को, ये एक रहता है। और काफ़ी हद तक जैसे अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, अब उनके इंटरेस्ट पे है। अब दो डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर है। मान लो कुछ चीज़ इंप्लीमेंट कराया गया, सपोज यही केस ले लेते हैं, मान लो जजमेंट इसराइल के खिलाफ आया, एक एग्जांपल लेते हैं। अब उसमें यूएस वीटो कर देगा तो कंप्लायंस कुछ होगा ही नहीं। और मान लो कुछ ऐसा जजमेंट आया जो कि इसराइल के फेवर में हो, तो फेवर में हो और उसको अप्लाई कुछ किया जाए तो फिर वो चाइना वीटो कर देगा। तो असल में देखो विश्व इस तरीके डिवाइडेड है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यही सेम डिवीज़न दिखता है। तो असल में चीज़ें इन्फोर्स हो नहीं पाती हैं। फिर आईसीजे का ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ये भी इसका क्रिटिसिज्म का जो है रीज़न है। रेलिवेंस अगर देखा जाए तो कई सारे जो लाइक स्टेट्स है दे हैव अप्रोच द कोर्ट कई सारे इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में। तो जैसे जैसे हमारे देश में भी अगर आप देखो कि और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट्स आते हैं लॉ को लेके, संवैधानिक प्रोविजंस को लेके, इससे क्या होता है कि लॉ और संवैधानिक प्रोविजंस में उनके इवोल्यूशन और रेलिवेंस पे काफ़ी असर, जो आप कह सकते हैं कि सामने असर पड़ता है, उसको मतलब समझने में काफ़ी वो रहता है। तो यहाँ पे लाइक वी कैन से कि जो अभी जो इंटरप्रिटेशन है, एक्सपेंशन है इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उसमें ऐसे जो बड़े कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं, उनका एक बड़ा एक रोल जो है वो रहता है। एंड दैट वर नॉट प्रीवियसली कॉमन इन डॉक्यूमेंट, जैसे ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट वायलेशन, इससे रिलेटेड भी। सिमिलरली जो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स दैट हैव नॉट एक्सेप्टेड द कंपलसरी जुरिडिक्शन ऑफ इन्वोकिंग इट्स अथॉरिटी थ्रू डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉजेस। तो यहाँ पे एक जो स्पेसिफिक आस्पेक्ट है कि लाइक फॉर एग्जांपल इसमें कंपलसरी जुरिडिक्शन का कंसेप्ट भी है, जिसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि दो देश हैं, उन्होंने एग्री किया है किसी डिस्प्यूट को लेके, तो वहाँ पे ये रहेगा कि जो भी जजमेंट दिया जाता है दैट इज़ लीगली बाइंडिंग। और कहीं पे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है तो उसको भी केस जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा लिया जा सकता है। नीच पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे भले नए कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ एंड सी, ये बहुत सारे ऐसे हैं। बट इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस बन जाती है, मतलब एक अपना ही वी कैन से कि एक इम्पॉर्टेंस रहती है अगर इंटरनेशनल जस्टिस की बात करें या इंटरनेशनल जो भी डिसीजन मेकिंग। लेकिन क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो अगर सपोज कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के कंटेक्स्ट में है, तो जजमेंट जो है वो जनरली इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी के तहत होगा। इसी तरीके से कुछ जजमेंट जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है वो WTO के द्वारा होंगे। कुछ जो है इवन जीनोसाइड्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होगा। कुछ ऐसे जो मान लो कोर्ट की सुविधा चाहिए तो आपके पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन जाता है। तो ये क्या है, ये फ्रेगमेंटेड है। लाइक वी कैन से कि मान लो कुछ जजमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दे रहा है, ये कुछ और जजमेंट आपका दे रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी रूलिंग दे देते हैं। तो इससे एक दूसरे का रेलेवेंस भी काफ़ी अधिक रिड्यूस होती है। और दोनों ऐसा नहीं है कि मान लो देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा गवर्न होता है, बट सारे जितने भी अभी हमने डिस्कस किए वो थोड़ी ना सारे के सारे यूनाइटेड नेशन लॉ के तहत या चार्टर के तहत गवर्न आपके होते हैं। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी जो है आप कह सकते हो कि रूलिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इम्पैक्ट इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पॉलिटिकल बायसनेस। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बायसनेस है, बायसनेस भी तो बड़ी एक दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि मान लो चाइना अलग सोचता है, यूएस अलग सोचता है, पूरा विश्व इसी में डिवाइडेड है। कोई छोटी मोटी कंट्री वो तो चलो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन बड़े कंट्रीज में दोनों जिसके फेवर में होगा या जिसके अगेंस्ट होगा उस बेसिस में लोग वीटो पावर यूज़ करेंगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने ही नहीं देंगे। तो ये है, इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक डिसेंट्रलाइज जुडिशियल सिस्टम को हम लेकर आए और जुडिशरी इंडिपेंडेंस या फिर पॉलिटिकल बायसनेस थोड़ा सा दूर करें, तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रेलेवेंस आपका इंप्रूव और इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो एक और आर्टिकल इसी कंटेक्स्ट में आया, वाई हैज साउथ अफ्रीका ड्रैग्ड इजराइल टू द ICJ। अब इसमें आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो कि क्या क्या जो है इसमें आर्गूमेंट साउथ अफ्रीका ने दिए हैं। जब जजमेंट आएगा तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए व्हाट गिव ICJ जुरिडिक्शन, मतलब जेनोसाइड के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ICJ बेसिकली प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। एंड यहाँ पे कहा गया है कि द स्टैट्यूट दैट क्रिएटेड इट मेक इट क्लियर दैट ओनली स्टेट्स में बी द पार्टी इन केस बिफोर द कोर्ट। स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉमन आदमी जाए या कोई बिजनेसमैन चला जाए या कोई इंडिविजुअल चला जाए ICJ में अपने केस को रख के। देश जो है, मतलब देश ही
इसमें केस एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं और उनके कंटेक्स्ट में चीज़ें सुनी जाती हैं, कोई ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। साउथ अफ्रीका और इसराइल दोनों ने जेनोसाइड कन्वेंशन को 1948 के अंदर साइन भी किया था, और जो कि अभी यूज़ करके और फिर केस भी दर्ज किया गया है। अब यहाँ पे अब जैसे जो भी आर्गूमेंट्स उस बेसिस में केस चलेगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे उस पर जब आएगा। जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है? ये 1948 का है, पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी है, डेवलप किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। एंड ये मेनली ये है कि मास किलिंग ना हो, हॉलोकास्ट जैसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हिटलर ने किया था, या जो भी स्थिति विश्व में आज के समय में देखने को मिलती है कई जगह पे, तो कॉमन आदमी इससे बहुत अफेक्ट भी रहता है। हेट्रेड होती है एक दूसरे के प्रति, खात्मा कर दिया जाता है पूरे के पूरे, किसी भी इथनिक उसके को भी कर सकते हैं, ऐसे स्थिति रहती है। तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का जो केस है, वो आर्टिकल 2 जो है उसका मतलब वहाँ पे जीनोसाइड का मतलब भी दे रखा है कि मतलब किसी भी देश के नेशनल रेशल इथनिक लेवल पे अगर किसी को मार दिया जाए, किल कर दिया जाए, ठीक है, तो वो जीनोसाइड का रूप ले जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी इसराइल है, इसराइल ने अभी लोग मर रहे हैं हंगर की वजह से, डिहाइड्रेशन की, तो पानी नहीं मिल रहा है, स्टार्वेशन की वजह से, और जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है मिलनी चाहिए पानी को लेके, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वो उनको नहीं मिल रही है। और इससे लगभग 1.9 मिलियन जो है लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, और डेथ टोल लगभग 23,000 तक हो चुकी है, और 70% उसमें वुमेन और चिल्ड्रन है। तो ये देखो ये चिंता का विषय है। अब इसमें देखो हम लोग का अपना एक, सब लोग जो हो सकता माइंडसेट हो, इधर उधर हमारा ओपिनियन हो, बट एक कॉमन सी चीज़ आप समझो कि जो एक इंडिविजुअल है ना, जिसका लेना देना ना हमस से लेना देना है, ना किसी और से लेना देना है, तो वो जो कॉमन पब्लिक है उसके रोज़ की टेंशन ये रहती है कि भाई जॉब करना है, काम करना है, परिवार को पालना है। अब उसके लेवल पे सोचो, तो वहाँ पे स्थिति जो है, मतलब जैसे अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को नहीं रोक पाएंगे तो उनकी रेलिवेंस अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है। फिर सारे देश सोचेंगे यार हम हमारा क्या करें, हम भी फिर पावरफुल बनते हैं, हम भी ये आर्म्स एमुनिशन और न्यूक्लियर पावर बनते हैं, तभी हम अपने सिटीजन्स को बचा पाते हैं। तो ये है। अच्छा, आज टेस्ट है सौरभ पांडे यूपीएससी, मतलब UPSC.com में भी चले जाओ, ये सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके। आज टेस्ट है, 13वां टेस्ट है, रात को 9 बजे संडे को। टेस्ट देखो ज़रूर से दो, ठीक है, और कोशिश करो कि टेस्ट जो है वो तो अटेम्प्ट करना ही है, जो चीज़ें बोली जा रही है वो भी आप करते रहें। और उसका अभी जो उसमें टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन नहीं की है तो टोटल मतलब उसमें 50 टेस्ट हैं और 50% का उसमें ऑफ भी है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करके टेस्ट ज़रूर से देना है। तो टोटल 50 टेस्ट हैं। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड कर सकते हो सौरभ पांडे CSE ऐप, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि सौरभ पांडे UPSC.com, इसको आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है टेस्ट सीरीज़ है UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, तो इसमें ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इसमें अभी 50% का ऑफ है, ठीक है। तो उसमें टोटल आपको 50 टेस्ट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, ये टेस्ट सीरीज़ है, तो इसमें टोटल ये 50% का ऑफ है इसमें, तो 50 टेस्ट टोटल है, तो इसको मिस नहीं करना है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है। अब इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको मुझे मेल करना है सौरभ पांडे 456321, इसमें मेल करना, और ये सारे कहाँ से आपने पढ़ा है वो मुझे ज़रूर से बताएं। और क्लासेस तुरंत आप जो है अपने 2 क्लासेस हुई उनको गो थ्रू हो जाएं, बहुत हेल्प मिलेगी। और मंडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब कि कल फिर हमारी 11:30 बजे नेक्स्ट क्लास होने जा रही है, तो वो उस पर भी बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ज़रूर से आपको हिस्सा बनना। सब कुछ आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें तो उसमें आपको अवेलेबल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। PDF आपको सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जनरली हमारे सेशन का जो टाइमिंग होती है 9 साढ़े 9 बजे तक होती है, लेकिन आज संडे है तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। थैंक यू।